साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबके बेहद मांग पर आज एक महत्वपूर्ण कक्षा आपके लिए हो रही है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी उपन्यासों की। हिंदी उपन्यासों का उद्भव विकास कैसे हुआ, हिंदी उपन्यासों का विभाजन किस तरीके से हुआ और हिंदी उपन्यासों से संबंधित किस तरह के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हिंदी उपन्यास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है और बहुत बड़ा टॉपिक भी है। अगर आप सभी टॉपिक से इसकी तुलना करें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टॉपिक है ये और इसी वजह से सबसे अधिक प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। अब प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस तरह की तैयारी रखनी है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उसके पहले आप सबको बता दें कि आप सबकी बेहद मांग पर हमने नए बैचेस स्टार्ट किए हैं और ये नए साल पर बैचेस में प्रवेश लेने पर आपको 80% तक की छूट मिल जाएगी और पुराने एकेडमी के जो छात्र हैं अगर वो प्रवेश लेते हैं तो उनके लिए 90% तक की छूट है। उनके लिए बैच कुल मिला के फ्री है, सब्सक्रिप्शन चार्ज जो ऐप का होता है वो देना पड़ता है। तो साथियों आप व्हाट्सएप करके कैसे जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास को। उपन्यास सबसे पहले प्रश्न आपसे ही पूछेंगे कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले भी कुछ उपन्यास से संबंधित इसके स्रोत रहे होंगे। जी हां, उपन्यास की शुरुआत कहां से हुई, किस प्रकार से हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपन्यास शब्द की कि उपन्यास शब्द है क्या और इसका तात्पर्य क्या होता है। वैसे इस शब्द से आप सब परिचित होंगे। उपन्यास शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से बना है। यहां पर दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो आपका उप है, उप, और एक है न्यास। उप जो है एक अव्यय है और एक उपसर्ग के तौर पर भी जाना जाता है। किसी चीज से समीपता के अर्थ में उप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह समीपता का परिचायक शब्द है, जबकि न्यास जो है वह थाती या धरोहर के रूप में हम इसको अर्थायित कर सकते हैं। तो उपन्यास शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है उप और दूसरा शब्द है न्यास। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। तो मनुष्य के निकट जो रखी हुई वस्तु है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उपन्यास। उपन्यास अब वह कृति जिसको पढ़कर लोगों को ऐसा लगे कि ये हमारी ही है, अर्थात हम और आसानी से इसको समझें और सरल भाषा में समझें। जैसे मान लीजिए आप कोई फिल्म देखने गए, तो फिल्म देखने के बाद आपको एकाएक लगे अरे ये तो मेरी ही कहानी है। आप मान लीजिए कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उस उपन्यास में किसी पात्र के चरित्र से आपका चरित्र मिलने लगे या थोड़ा बहुत मिल जाए। तो जब कथाकार इस तरह के पात्र निर्मित करता है तो पात्र समाज से ही निर्मित करता है। और यहाँ उपन्यास शब्द का अर्थ यही है कि थाती का मतलब ये है धरोहर। तो कोई कथानक जब किसी सामान्य व्यक्ति से जुड़ने लगता है और एक व्यक्ति जो उस उपन्यास में नहीं है, पाठक के रूप में उसको महसूस होने लगे अरे ये तो कहानी मेरी है, अरे मैं तो इस उपन्यास के कथानक में हूं, तो ऐसा उसको लगने लगे तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम उपन्यास कह सकते हैं। ठीक है। अब उपन्यास शब्द का प्रयोग कहां हुआ और किस तरीके से हुआ है? तो इसका प्रयोग संस्कृत में भी होता था।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता था। तो उपन्यास शब्द का प्रयोग हम संस्कृत से इसकी शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? संस्कृत भाषा से। तो उपन्यासः प्रसादन, यहां एक था उपन्यासः प्रसादन, ये संस्कृत में एक उक्ति मिलती है और इस उक्ति का मतलब होता है कि प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ क्या हुआ? प्रसन्न करने को, प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं। यहां प्रसन्न करने को क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। इसके अलावा भी संस्कृत में बहुत सारी व्याख्याएं मिलती हैं और उन व्याख्याओं में एक व्याख्या और काफी चर्चित रही है, जिसे हम क्या कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में इसके जन्म लेने की कथा से भी इसको हम जोड़ सकते हैं। उपपत्रिकोतहार्थ उपन्यास संकीर्तितः, किसी अर्थ को युक्त युक्त रूप से उपस्थित करना उपन्यास कहलाता है। तो ये उपन्यास के अर्थ हैं। अब हम थोड़ा सा और इसके गहराई में चलें और देखें कि संस्कृत साहित्य में एक आख्यायिका मिलती है। आख्यायिका, आख्यायिका दरअसल हम अगर नाटक का परिदृश्य देखें तो नाटक आता है, नाटक के दो भाग कर दिए जाते हैं। एक को हम रूपक कहते हैं, एक को उपरूपक कहते हैं और उसी में से एक को हम आख्यायिका कहते हैं। इसी के भेद हैं। तो आख्यायिका का रूप जो है वो काफी कुछ उपन्यासों जैसा है और यही आख्यायिका बाद में उपन्यासिका के रूप में भी जानी गई। ठीक है। तो अगर हम हिंदी साहित्य की स्थिति को संस्कृत साहित्य से जोड़ें तो नाटक से रूपक उपरूपक, फिर वहां से आख्यायिका, फिर यहां से उपन्यासिका और फिर यहां से आगे बढ़कर यह उपन्यास के रूप में पहुंच जाती है। यानी इसकी यात्रा को अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी शुरुआत संस्कृत से होती है और जिसकी जन्मदात्री आख्यायिका है। और इसी अर्थ में पूछा जाता है कि विश्व का पहला उपन्यास कौन सा है? विश्व का प्रथम उपन्यास, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि विश्व का पहला उपन्यास कौन सा, यानी कि सभी भाषाओं में, किसी एक भाषा में नहीं, सभी भाषाओं में विश्व का पहला उपन्यास कौन सा है? चलिए फटाफट बताइए। तो अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया। देखिए जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक पढ़ने पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो आप कमेंट करके अपना जवाब भी दीजिए कि अगर विश्व में पूछा जाए कि पहला उपन्यास कौन सा लिखा गया, पहला उपन्यास कौन सा है विश्व का, तो संस्कृत साहित्य में लिखा गया और वो एक आख्यायिका है जिसे हम कादंबरी कहते हैं। तो एक आख्यायिका है ये, यानी कि उपन्यास के कुछ गुण इसमें पाए जाते हैं, पूरे गुण इसमें नहीं पाए जाते। तो इस अर्थ में हम कहें विश्व का पहला उपन्यास कौन सा है? आख्यायिका है। अब हम आख्यायिका कौन सा है? कादंबरी। लेकिन इसे पूरी तरीके से हम उपन्यास नहीं मानते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि उपन्यास कला के तत्वों की बात भी होने लगी थी। यानी आपको यदि मैं कहूं कि आप मनुष्य हैं तो यहां एक प्रश्न उठता है कि भाई कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम आपको मनुष्य कह सकते हैं। तो यहां पर भी यही समस्या है कि उपन्यास क्यों कहा जाए, यानी कि कुछ इसके नियम भी होने चाहिए। ठीक है। अब इसी तरीके से हम उपन्यास की कुछ परिभाषाएं देख लें कि उपन्यास की कुछ परिभाषाएं जो निर्मित हुई वो क्या थी। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके
मानव चरित्र पर प्रकाश डालना मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास के मुख्य तत्व हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है कथा सम्राट प्रेमचंद का। किसका है? कथा सम्राट प्रेमचंद का कथन है। उपन्यास आधुनिक युग की देन है। उपन्यास आधुनिक युग की देन है। यह केवल कथा मात्र नहीं है, यह आधुनिक वैयक्तिकतावादी दृष्टिकोण का परिणाम है। यह आधुनिक वैयक्तिकतावाद का परिणाम है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इसमें लेखक अपना एक निश्चित मत प्रकट करता है। इसमें लेखक अपना एक निश्चित मत प्रकट करता है और कथा को इस प्रकार सजाता है कि पाठक इस प्रकार सजाता है कि पाठक अनायास ही उसके उद्देश्य को ग्रहण कर सके, अनायास ही उसके उद्देश्य को ग्रहण कर सके और उससे प्रभावित हो सके और उससे प्रभावित हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। चलिए लिख लेते हैं किसका कथन है। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास में महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन लिखते हैं उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है।
ये कथन है आचार्य श्याम सुंदर दास का। युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की पूर्ण व्यापक स्वाभाविक जीवन की पूर्ण व्यापक झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है और ये भी कथन है भगीरथ मिश्र का। यह कथन किसका है? तो भगीरथ मिश्र का है। ये तो भारतीय विचारक जो रहे उन्होंने उपन्यास के विषय में कहा है, तो पाश्चात्य विचारकों की कथन ले लेते हैं। राल्फ फॉक्स के अनुसार उपन्यास केवल काल्पनिक गद्य नहीं है। उपन्यास केवल काल्पनिक गद्य नहीं है, यह मानव जीवन का गद्य है। यह मानव जीवन का गद्य है। पाश्चात्य विचारक राल्फ फॉक्स के अनुसार अब हम बात करेंगे उपन्यास की विशेषताओं की और उपन्यास कला के तत्वों की। ठीक है, उपन्यास कला के तत्वों की और उपन्यास की विशेषताओं की। तो सबसे पहले विशेषताएं लिख लेंगे। उपन्यास की विशेषता यानी सभी गद्य विधाओं की विशेषता होती है जिसमें उपन्यास यथार्थ जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति है, जो सब कुछ सही है और जिसको आपकी आंखें भी
देखती हैं और उस पर विश्वास करती हैं, उसको अगर हम कला में पिरो दें, यही काम उपन्यास करता है। उपन्यास का मूल तत्व मानव चरित्र है। उपन्यास जीवन की कथा कहकर जीवन की कथा कहकर पाठकों में उत्सुकता जगाता है। ये विशेषताएं हैं। अब हम उस मुद्दे पर चलते हैं जो काफी देर से हम लोग चर्चा करने वाले थे, और वो है उपन्यास कला के तत्व। उपन्यास कला के तत्वों की भी बात करेंगे, और उपन्यास शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कहां पर होता है, किस तरीके से होता है, और हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, और हिंदी उपन्यासों का विभाजन किस तरह से होता है। यहां पर नॉवेल के अर्थ में हिंदी उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने 1875 में उनकी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में किया। अब हरिश्चंद्र चंद्रिका में किस रूप में किया, क्यों किया, तो इन्होंने अपूर्ण रचना मालती के लिए इसका प्रयोग किया। तो हरिश्चंद्र ने उपन्यास शब्द का प्रयोग अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया। यहां सेंटेंस मिला लें, हरिश्चंद्र ने उपन्यास शब्द का प्रयोग अपनी रचना मालती के लिए किया। यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका जो उनकी पत्रिका थी, उसमें अपनी मालती नामक रचना जो कि अपूर्ण रचना है, उसके लिए इन्होंने पहली पहल हिंदी उपन्यास शब्द का प्रयोग किया। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि हिंदी का पहला उपन्यास है कौन सा, तो उसके लिए हम उपन्यास कला के तत्वों की पड़ताल करेंगे कि उपन्यास कला में कौन कौन से तत्व होते हैं। उपन्यास के तत्वों की हम पड़ताल करेंगे और देखेंगे तो यहां लिखेंगे उपन्यास के तत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहा हूं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कथानक,
चरित्र चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथोपकथन देश काल वातावरण और अंत में एक और तत्व है जो कि लेखक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उपन्यास क्यों लिख रहा है, वो है उद्देश्य। तो ये तो उपन्यास कला के तत्व हो गए, कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण और उद्देश्य। तो ये 5 तत्व जब हम पहले उपन्यास की चर्चा करते हैं, विश्व के पहले उपन्यास की चर्चा करते हैं, तो वहां मिलती है, जिसे हम आख्यायिका के तौर पे जानते हैं संस्कृत साहित्य में कादंबरी को। लेकिन आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी उपन्यासों की चर्चा जब की जाती है तो उपन्यास कला के इन तत्वों की पड़ताल की जाती है। अब हम एक एक तत्वों की बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है। सबसे पहला है कथानक। कथानक का मतलब होता है मूल कहानी, यानी कोई उपन्यास है उसकी मूल कहानी जो है उसको हम क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं। ठीक है। अब इसमें मूल कहानी में क्या क्या होता है, कथा सूत्र होंगे, इसके अलावा प्रासंगिक कथाएं, मुख्य कथा, अब देखिए जैसे प्रेमचंद के उपन्यास को लेकर एक प्रश्न पूछा जाता है कि गोदान में क्या समस्या है शिल्प की दृष्टि से, तो लोग बताते हैं कि भाई उसमें कसावट नहीं है, क्योंकि मुख्य कथा के साथ साथ कई प्रासंगिक कथाएं चलती रहती हैं। राय साहब होरी धनिया वाली कथा के साथ साथ मालती की भी कथा चल रही है, माता दीन दाता दीन की भी कथा चल रही है। तो इतनी सारी कथाएं, ग्रामीण परिवेश के साथ साथ शहरी परिवेश की भी कथा चल रही है। तो इतनी सारी कथाएं एक साथ चलने के कारण भी उस पर आरोप लगता है कि उसमें कथानक के तौर पर कसावट नहीं आ पाई है। तो हम किन आधारों पर निर्णय करते हैं कि इस उपन्यास में वो समस्या है, तो कथा सूत्र, मुख्य कथा, प्रासंगिक कथा, उपकथानक, अब ये तो हो गया। अब इसमें भी होता है कि इसका जो कथानक है वो किस तरीके का होगा। तो कथानक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो एक कैसा होता है, ऐतिहासिक होता है, ठीक है। एक आपका काल्पनिक होता है और एक कैसा होता है, मिश्र होता है। ऐतिहासिक जिसमें इतिहास है, जैसा इतिहास था उसी के अनुरूप कथा को लिख दिया गया। कुछ उपन्यासकार आए जिन्होंने इतिहास को लिया लेकिन कुछ चीज अपने से भी मिला दी, तो अपने से भी कुछ मिला दिया तो मिश्र हो गया। तो काल्पनिक में ही मिथक वाले बहुत सारे कथानक मिलते हैं। मिथक, मैथोलॉजी, यानी कि जो धार्मिक सत्य है। रामचंद्र जी पर अगर कोई उपन्यास लिखा गया तो वो ऐतिहासिक उपन्यास नहीं होगा, वो कैसा होगा, मिथकी उपन्यास होगा, मिथक पर आधारित होगा, श्री कृष्ण पर। अब अगर महात्मा बुद्ध पर उपन्यास लिखा गया तो महात्मा बुद्ध पर जो लिखा गया उपन्यास वो ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आएगा, जीवनी परक उपन्यास होगा, लेकिन वो उसका जो स्वरूप होगा वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति है। और श्री कृष्ण के ऊपर, रामचंद्र के ऊपर, शिव के ऊपर, ब्रह्मा के ऊपर, विष्णु के ऊपर, तो ये सब मिथक
वाले उपन्यास होंगे, इनका कथानक इस तरह से होगा। कई बार दोनों को मिला दिया जाता है तो एक नए तरह का कथानक निर्मित हो जाता है, जिसे हम मिश्र कहते हैं। क्या करते हैं? इसे हम मिश्र करते हैं। अब एक कथा के साथ साथ कई कथाएं चलती रहती हैं, ठीक है। अब हम कथानक को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहां लेखक तटस्थ दर्शक की भांति उसका वर्णन करता है। लेखक तटस्थ दर्शक की भांति वर्णन करता है किस तरीके से कथानक कहा जाता है। कथा वस्तु मुख्य गौण पात्रों से कहलाई जाती है। कथा वस्तु मुख्य गौण पात्रों से कहलाई जाती है। पात्रों के श्रृंखला के रूप में उसका वर्णन होता है। पात्रों की श्रृंखला के रूप में उसका वर्णन होता है। तो देखिए, कोई भी परीक्षा, जैसे बीपीएससी की परीक्षा है, यूजीसी नेट की है, टीजीटी पीजीटी की, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, तो इस प्रकार के स्थापना और तर्क, कथन और निष्कर्ष और परिभाषा पर आधारित प्रश्न आजकल पूछे जाने का रिवाज चल रहा है। तो अगर आप सब इन सारी बारीकियों को नहीं समझेंगे तो भाई आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अब इन सारी बारीकियों को भी आपको जानना होगा, समझना होगा। दूसरा है चरित्र चित्रण और पात्र। चरित्र चित्रण और पात्र, द्वितीय महत्वपूर्ण तत्व जो है वो चरित्र चित्रण और पात्र होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पात्रों के जो है उपन्यास में कितने प्रकार हैं, एक प्रश्न यह भी बनता है। यानी कि हम जब पात्रों की बात करते हैं तो नाटक में अलग तरह के पात्र आते हैं, यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि उपन्यास में कितने तरह के पात्र आते हैं। तो यहां पर वर्ग विशेष के प्रतिनिधि, वर्ग विशेष के प्रतिनिधि पात्र। दूसरे प्रकार के पात्र मिलते हैं विशिष्ट व्यक्तित्व वाले। ये पात्र हो गए आदर्शवादी, और चौथे यथार्थवादी। तो ये चार प्रकार के पात्र उपन्यास में मिलते हैं जो कथा का विस्तार करते हैं। और ये चारों तरह के पात्र उपन्यास में एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, पात्रों की अधिकता को दोष माना जाता है।
अगर किसी उपन्यास में बहुत ज्यादा पात्र हैं, भर भर के पात्र आ गए हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो उपन्यास पाठ्य कम हो जाएगा, यानी कि उसमें आपकी रुचि नहीं बन पाएगी। अब जैसे कोई फिल्म देखिए, इतने ज्यादा उसमें रोल आ जाएं, इतने ज्यादा कि आप भूल जाए कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, हीरोइन की बहन, उसकी मौसी की लड़की, उसके मामा की लड़की, उसके चाचा की लड़की, इतनी सारी उसमें अभिनेत्रियां आ जाए कि आप कंफ्यूज हो जाए, हमेशा नाम याद रखना आपके लिए कठिन हो जाए। उपन्यास में भी एक यही समस्या आती है। तो उपन्यास की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पात्रों की अधिकता को दोष माना गया है। और आप प्रेमचंद के कई उपन्यासों में देखें जिसमें बहुत सारे पात्र हैं, खास करके जो उनका गोदान है, तो उसमें तो पात्रों की भरमार ही हो गई है। तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा है कथोपकथन। अब ये क्या है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कथोपकथन। इसमें उपन्यास का प्रवाह, उपन्यास का प्रवाह इस पर निर्धारित करता है। अब जैसे वैसे ही हो गया कि मान लीजिए एक व्यक्ति बोलता रहे और कोई सुनने वाला ना हो, या कोई सुन रहा है तो वो हूं भी ना करता रहे, हाँ हाँ भी ना करता रहे, बड़ा नीरस हो जाएगा ना। तो उपन्यास में भी यही बात होनी चाहिए कि उपन्यास में बराबर संवाद होते रहने चाहिए और संवाद छोटे होने चाहिए। तो कथोपकथन वही है कि जो कथन है अगर वो नहीं है उपन्यास में, तो उपन्यास सार्थक नहीं होगा और उसमें एक नीरसता भी बनी रहेगी। क्या होता है कि इसमें कथा वस्तु में नाटकीयता और सजीवता होती है। इससे कथा वस्तु में नाटकीयता और सजीवता आती है। जैसे एक ही बात को बहुत आसानी से बताया जा सकता है सीधे सीधे, और एक कथा को बहुत विस्तृत करके बहुत आनंदमय तरीके से, बहुत रोचक तरीके से बताया जा सकता है। तो कथोपकथन का भी यही काम होता है। अगला है देश काल वातावरण। अब देश काल और वातावरण क्या है? अब मान लीजिए आप उपन्यास लिख रहे हैं रावण के समय का, और बस वही एक फिल्म अभी जो आई थी आदि पुरुष के जैसे कि तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरी बाप की, एकदम घटिया भाषा का प्रयोग उस काल की भाषा के तौर पर किया जा रहा है। अब दिखाया जा रहा है कि रावण जो है वो बिल्डिंग मशीन से हथौड़ा लेके कोई औजार बना रहा है। अब उस दौर में बिल्डिंग मशीन और रावण खुद सारा काम छोड़ के हथियार बना रहा है, चश्मा लगा के और इस तरह से। तो कितना हास्यास्पद लगता है कि ये कथानक उस देश काल वातावरण को नहीं छू पा रहा है जिसकी चर्चा की जानी चाहिए। सीता और राम अगर बढ़िया बाइक पे बैठे हुए दिखें, कारों में बैठे हुए दिखें, तो देश काल वातावरण जैसा स्वरूप नहीं आ पाएगा। अब रामचंद्र जी लैम्बोर्गिनी कार पे बैठ जाएं ना, सीता जी हवाई जहाज से जाएं। हवाई जहाज के बदले पुष्पक विमान का अगर प्रयोग किया जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जी हां, जहां की हम चर्चा कर रहे हैं
उस देश काल वातावरण का यहां पर प्रभाव होना चाहिए। पात्रों के चित्रण को पूर्णता एवं स्वाभाविकता देने के लिए पात्रों के चित्रण को पूर्णता एवं स्वाभाविकता देने के लिए क्या किया जाता है? देश काल वातावरण का ध्यान रखना जरूरी है। देश काल वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, कंफर्म में है? समझ में आ गया? तो पात्रों के चित्रण को पूर्णता एवं स्वाभाविकता देने के लिए देश काल वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, यूजीसी एकेडमी और टीचर्स एकेडमी दोनों पर यूजीसी की कक्षाएं चलती हैं। ठीक है, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर्स एकेडमी पर भी मैं पढ़ाता हूं और यूजीसी एकेडमी पर भी मैं पढ़ाता हूं। यूजीसी एकेडमी पर केवल यूजीसी की कक्षाएं चलती हैं और टीचर्स एकेडमी पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीटी, यूजीसी, एलटी, केवीएस जैसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की कक्षाएं चलती हैं। ठीक है, तो यहां पर पात्रों के चित्रण को पूर्णता एवं स्वाभाविकता देने के लिए देश काल वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो इसका प्रमुख कारण यही है। भाषा शैली, अब इसमें कथा शिल्प का भी प्रयोग किया जाता है। किसका? भाषा शैली में भाषा और शैली और साथ साथ कथा शिल्प क्या होगा, यानी कि उसको किस प्रकार बुनेंगे। कोई उपन्यास है तो उसमें कितनी नवीनता है, कितना प्रयोग धर्मिता है और किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है और किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है, यह सब भाषा शैली के अंतर्गत आता है। तो भाषा शैली सरस और सरल होनी चाहिए। अब यहां पर पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि द्वितीय पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष या तृतीय पुरुष के रूप में या किस तरीके से इसका प्रयोग किया गया है। तो जो वर्णात्मक शैली होती है, मैं शैली में अलग से बताता चलूंगा जब उपन्यास पढ़ाऊंगा। तो वर्णात्मक शैली के उपन्यास जो होते हैं, शैली के उपन्यास तृतीय पुरुष में लिखे जाते हैं। तो जब शैली आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें ये बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो और अंत में आता है उद्देश्य। जब कोई कथाकार कोई उपन्यास लिखता है या उपन्यास लिखने के लिए सोचता है तो उसके मस्तिष्क में एक बात होती है। कौन सी बात होती है?
किस कथा का विस्तार किस तरीके से होगा और कहां तक होगा। तो कथा का विस्तार, लाल बहादुर जी स्वागत है आपका, बहुत दिन बाद आए हैं। तो कथा का विस्तार, मान लीजिए मैं कोई उपन्यास लिख रहा हूं और मेरे दिमाग में है उद्देश्य, क्या उद्देश्य है कि मैं बेरोजगारी समस्या को दिखाऊं कि यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही, उपन्यास में लिख रहा हूं। तो क्या होगा कि अब मैं इस समस्या को ही दिखाना भूल जाऊं और बाबा जी का गुणगान करने लगूं पूरे उपन्यास में, तो एक समय बाद लगेगा अरे यार करने क्या गए थे, कर क्या रहे हैं। यानी कि यह उपन्यास अपने उद्देश्य में पूर्ण नहीं होगा, अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। तो उद्देश्य की सफलता है कि जो लेखक पात्रों के माध्यम से, कथा के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता है, कहना चाहता है, वो उसमें सफल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं। वैसे इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी उपन्यास के प्रकार, पहला घटना प्रधान उपन्यास, एक में किसी व्यक्ति का चरित्र होगा, ऐतिहासिक, सामाजिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, और आंचलिक उपन्यास। मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्रकार के उपन्यास ही मिलते हैं और इसके आधार पर हम उपन्यासों का विभाजन करते हैं। उपन्यासों का विभाजन और भी आधारों पर किया जाता है। कैसे? तत्वों के आधार पर पहली क्लास है, खूब आराम से धीरे धीरे समझिए, आगे बढ़ेंगे। जब हम तत्वों के आधार पर बताते हैं तो 2 तरह के उपन्यास आते हैं, घटना प्रधान और चरित्र प्रधान उपन्यास। ये 2 तरह के उपन्यास तत्वों के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। दूसरा, वर्ण विषय के आधार पर जब हम इनका विभाजन करते हैं तो इसमें हम ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक के साथ साथ राजनीतिक और साहसिक उपन्यास भी मिलते हैं। तो वर्ण विषय के आधार पर इतने तरह के उपन्यास हमें मिलते हैं
और एक विभाजन किया जाता है शैली के आधार पर। तो शैली के आधार पर प्रमुख रूप से आत्मकथात्मक, जीवनी परक, और जो सबसे महत्वपूर्ण है पत्रात्मक और डायरी। तो मुख्य रूप से सर मैथ की क्लास कहां है? अरे कौन से मैथ की क्लास ढूंढ रहे हैं भाई? ये हिंदी की क्लास में मैथ की क्लास, मैथ की क्लास टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मैथ की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और पब्लिक लाइव क्लास की बात कर रहे हैं तो कल से चलेगी, ठीक है। तो यहां पर शैली के आधार पर प्रमुख रूप से जो उपन्यास है, इसके अलावा भी बहुत सारी शैलियां हैं जिसपे हम और विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर डायरी, आत्मकथात्मक, जीवनी और पत्रात्मक शैलियां ही हमको देखने के लिए मिलती हैं। अब हम उपन्यासों में बात करेंगे कि हिंदी का पहला उपन्यास हम किसे कह सकते हैं, या हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। प्रश्न इसके बाद यह उठता है। तो नॉवेल के अर्थ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, और कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है जिसे उपन्यास के तौर पर ब्रजरत्न दास ने इसे पहला उपन्यास माना। ब्रजरत्न दास इसे क्या मानते हैं? तो ब्रजरत्न दास इसे उपन्यास मानते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि हिंदी में पहला उपन्यास किसने लिखा, कौन सा लिखा, और क्यों उसको पहले उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है, और फिर बात करेंगे हिंदी उपन्यास की परंपरा की। तो हिंदी के पहले उपन्यास की जब चर्चा आती है तो एक आलोचक है डॉक्टर गोपाल राय। कहानी और उपन्यास पर इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है। कहानी पर अलग है, उपन्यास पर अलग है। तो उपन्यास के विकास वाली जो पुस्तक है उसमें ये लिखते हैं कि गौरी दत्त देवरानी जेठानी की कहानी, गौरी दत्त देवरानी जेठानी की कहानी अब देखिए यहां 1870 होगा या 1970। तो याद रखिएगा कि कहानियों में कोई भी कहानी आपको 18वीं शताब्दी में नहीं मिलेगी, सारी कहानियां 19वीं शताब्दी में मिलेंगी, और उपन्यास की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हो जाती है। तो गोपाल राय ने गौरी दत्त की का उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 को हिंदी का पहला उपन्यास माना, ठीक है।
विजय शंकर मल्ल श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना भाग्यवती 1877 को हिंदी का पहला उपन्यास माना। अब इन सारे उपन्यासों को मैं याद करने की ट्रिक भी आपको बता दूंगा कि कैसे इन उपन्यासों को आपको याद रखना है क्लास में ही आपको, जिससे याद हो जाए। अब बात आती है श्री रामचंद्र शुक्ल की। श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास बताया। तो ये 3 प्रमुख उपन्यास हैं जहां पर चर्चा की जाती है हिंदी के पहले उपन्यास के लिए। ठीक, अब यहां पर शुक्ल जी क्या लिखते हैं, अंग्रेजी ढंग का इसे अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास कहा गया। रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा। ठीक है, अब यहां पर आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं, फटाफट सोच के बताइए। तो ये है सौंदर्यो पाशक, रचनाकार हैं ब्रजनंदन सहाय। तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास सौंदर्योपासक है और इसके रचनाकार कौन है? ब्रजनंदन सहाय है। अब हिंदी उपन्यास की परंपरा की बात करें हिंदी उपन्यास की परंपरा क्या रही है? प्रेमचंद को हम उपन्यास के केंद्र में रखते हैं और उनके पहले उनके बाद में उपन्यासों का विभाजन करते हैं। यानी प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास प्रेमचंद पूर्व प्रेमचंद के पहले 1882 से 1918, यानी कि पहला उपन्यास 1918 में आता है, तो प्रेमचंद पूर्व यहां तक बनेगा। प्रेमचंद युग यानी प्रेमचंद के पहले उपन्यास से आखिरी उपन्यास तक, यहां 1918 से आखिरी उपन्यास गोदान तक बात करेंगे।
1936। प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के आखिरी उपन्यास से भारत की आजादी तक का जो समय है 1947 का समय है, वह प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। फिर आता है स्वातंत्र्योत्तर युग, और ये 1947 से 1960 तक का जो समय है वह स्वतंत्रता के बाद का समय है। और समकालीन उपन्यास, समकालीन उपन्यास 1980 से अब तक जो भी उपन्यास लिखे जा रहे हैं, इन सबको हम समकालीन उपन्यासों के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अगम बह दरियाव एक रचना है, किसका उपन्यास है? बहुत नया उपन्यास है। कमेंट करके आप सब बताइए, अगम बह दरियाव किसका उपन्यास है? तो साथियों, आज हम लोगों ने उपन्यास की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किया, उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर उपन्यास को याद करने का प्रयास किया। अब हिंदी का जो पहला उपन्यास है उसको याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? ट्रिक के द्वारा। ट्रिक क्या है देखते हैं। यहां है गोपाल, गौरी। तो गौरी गोपाल की पूजा देवरानी जेठानी करते हैं। देवरानी जेठानी क्या करती हैं? तो देवरानी जेठानी गौरी गोपाल की पूजा करती हैं। देवरानी जेठानी गौरी गोपाल की पूजा करती हैं। तो डॉक्टर गोपाल राय, गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी याद हो गया। गौरी गोपाल देवरानी जेठानी की पूजा करती है। देवरानी जेठानी गौरी गोपाल की पूजा करती है। विजय शंकर मल्ल, श्रद्धाराम फिल्लौरी, भाग्यवती। अगर आप शंकर पर विश्वास रखेंगे और उन पर श्रद्धा रखेंगे तो आपका भाग्य उदित हो जाएगा। अगर आप शंकर पर श्रद्धा रखेंगे, फिल्लौरी उनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे तो आपका भाग्य उदित हो जाएगा। विजय शंकर मल्ल, श्रद्धाराम फिल्लौरी, भाग्यवती। रामचंद्र शुक्ल, श्रीनिवास दास। रामचंद्र शुक्ल नाम है इसलिए इनका नाम के सामने श्री लगा दीजिए, तो श्री रामचंद्र शुक्ल। श्री रामचंद्र का मतलब श्रीनिवास दास और परीक्षा गुरु। तो यहां क्या याद करना है? रामचंद्र जी के निवास पर उनकी परीक्षा हुई और परीक्षा में उनको जंगल भेज दिया गया। राम की परीक्षा कहां हुई? तो रामचंद्र की परीक्षा उनके निवास में हुई। तो रामचंद्र की परीक्षा उनके निवास में हुई और उनको वन भेज दिया गया। ऐसे हुआ था। तो ये हो गए पहले उपन्यास। अब इन सभी की डेट कैसे याद रखें? इन सब की डेट कैसे याद रखें? पहला उपन्यास जो लिखा गया हिंदी का, यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी, वो पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 के, तो 57 3 60 10 70 13 साल बाद। कितने साल बाद? 13 साल बाद। सांप कहते हैं कि 12 साल में दांव लेता है, बदला लेता है, लेकिन यहां 13 साल बाद। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 13 साल बाद हिंदी में पहला उपन्यास लिखा गया 1870 में। याद रहेगा? 1857 याद ही रहेगा। 13 याद रखना है कि जैसे ही स्वतंत्रता संग्राम हुआ देश में क्रांतिकारी लहर दौड़ी, उसके 13 साल बाद पहला उपन्यास लिख दिया गया। और पहले उपन्यास के 7 साल बाद दूसरा उपन्यास। तो लोग क्या कहते हैं कि भैया पहले बच्चे के बाद कम से कम
2 साल का अंतर होना चाहिए, लेकिन पहले उपन्यासों में देख लीजिए 7 साल का अंतर था। तो 2 साल का अंतर नहीं, पहला लड़का 5 साल का हो जाए, फिर अगला लड़का 2 साल बाद होगा। तो कैसे याद रखेंगे कि उपन्यासों में कितना अंतर था? 7 साल का अंतर था। पहले बच्चे से, यानी पहले उपन्यास से दूसरे उपन्यास में 7 साल का अंतर हुआ, और पहला उपन्यास भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 13 साल बाद आया, और दूसरा उपन्यास पहले उपन्यास के 7 साल बाद आया, मानी दो बच्चों में कितना अंतर? 7 साल का। तो ये याद हो गया 1870 और 1877 हो गया। अब बात करेंगे भाग्यवती के कितना साल बाद परीक्षा गुरु आया, माने दूसरा लड़का 7 साल बाद और तीसरा लड़का कितने दिन बाद आया? तो 77, 380 और 282, यानी कि 5 साल बाद। तो फिर इनका जो दूसरा लड़का हुआ वो 5 साल बाद आया। तो पहले से दूसरे में 7 साल का गैप है, दूसरे से तीसरे में 5 साल का गैप है, ये याद रखना है। तो कैसे? एक ग्राफ के द्वारा देख लें। 1857 की क्रांति को हम सब क्या बनाए? केंद्र बनाए। 1857 की क्रांति के 13 साल बाद पहला उपन्यास लिखा गया, 13 साल के 7 साल बाद दूसरा उपन्यास लिखा गया, और उसके ठीक 5 साल बाद तीसरा उपन्यास लिखा गया। तो यहां पर 1857, 13, 7 और 5, ये क्या है? इस तरीके से हम इनकी डेट को याद रख सकते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास जिसको जिसको कहा गया है, उसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है? और भी तरीके हैं डेट याद कराने के। उपन्यास की कुछ डेट्स आपको याद रखनी होगी, तो मैं आपको याद करा दूंगा, ट्रिक्स से रटा दूंगा, और आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ऐसा वादा करता हूं। तो साथियों, अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, इन सभी बैचेस में असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 96 28 95 92 37, और अभी प्रवेश लेने पर 80% की छूट चल रही है। और जो संस्था के छात्र हैं जो दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं, री एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए 90% की छूट चल रही है। और ये छूट कब तक है? 27 तारीख से लेकर 1 जनवरी तक छूट है। 27 तारीख से 1 जनवरी तक छूट है, यानी कि उसके बाद आपकी फीस में कोई कटौती नहीं होगी, आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। आपकी कक्षा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप सबके कमेंट और आप सबके लाइक से एक संबल मिलता है और मेहनत करके और अच्छे से पढ़ाने के लिए। टीचर्स एकेडमी के द्वारा पढ़ाए हुए सभी प्रतियोगी छात्र जो कि बिहार में 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में सफल हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो, खूब शुभकामना है। और सैकड़ों रिजल्ट आया है और बच्चे भी अपना रिजल्ट भेज ही रहे हैं। हिंदी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका चयन नहीं हुआ है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी फिर से पेपर कराएगा और यूपी में भी पेपर होगा, एलटी का भी पेपर होगा। कुल मिलाकर 2024 आपके लिए सुफल और सुखद रहने वाला है। तो जुड़ जाइए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको नौकरी जरूर मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।